नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो वर्ष 2020 में दिल्ली पुलिस के आपके पेपर आए थे, तो उनमें जो आपका जीएस पूछा गया है, तो जीएस में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम इस सीरीज में हल कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और देखेंगे जो जीएस से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाएंगे सभी, जुड़ जाएं सभी। और आज के पेपर एनालिसिस का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो मैक्लोडगंज आपका प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है। राज्य आपके सामने है लद्दाख, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनमें से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश इसका आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए, जैसे पूछे जाते मसूरी कहाँ पर है, मसूरी, मसूरी याद रखेंगे उत्तराखंड में। रानीखेत आपसे पूछा जाए, रानीखेत आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपसे पूछा जाए जी शिमला कहाँ पर है, शिमला, शिमला आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा दार्जिलिंग कहाँ पर है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग अगर आपसे पूछ रहा है तो दार्जिलिंग आप याद रखेंगे कहाँ पर? आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में। लेह कहाँ पर है? लेह, लेह आप याद रखेंगे कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ये आपके कुछ हिल स्टेशन है, इनको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। मैक्लोडगंज अगर पूछा है तो ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है जो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम क्या है? अकबरनामा। तो मुगल वंश के शासक हैं अकबर, उनके जीवन के ऊपर ये लिखी गई अकबरनामा। अकबरनामा को आपको बताना है कितने भागों में विभाजित है। आपके सामने ऑप्शन है 5, 4, 2, 3। इनमें से आप बताएं कमेंट करके कौन सा आपका सही आंसर होगा। बताएंगे अकबरनामा, अकबरनामा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका 3। क्या है? 3। तो जो अकबरनामा है, अकबरनामा के बेसिकली आपके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में किसका विवरण मिलता है आप याद रखेंगे। द्वितीय भाग में किसका विवरण मिलता है ये आपको याद रखना है। और एक आपका तृतीय भाग, एक आपका कौन सा भाग है? तृतीय भाग। तो आप याद रखेंगे प्रथम भाग, द्वितीय भाग और कौन सा आपका? तृतीय भाग। इनमें किस किस का विवरण आपका मिलता है। प्रथम भाग की अगर हम बात करें, प्रथम भाग, प्रथम भाग में किसका विवरण मिलेगा? जो आपका अकबर है, तो अकबर से पहले जो आपके शासक हुए आपके मुगल वंश में, जैसे बाबर, हुमायूं, इनका विवरण कौन से भाग मिलेगा? इनका मिलेगा आपका प्रथम भाग में। तो आप याद रखेंगे जो अकबर के पूर्वज, क्या है? अकबर के पूर्वज का विवरण आपका मिलता है। अकबर के पूर्वजों का विवरण, तो अकबर के पूर्वजों का विवरण कौन से भाग में मिलता है? प्रथम भाग में आपका मिलता है। उसके बाद में दूसरे भाग में क्या है? तो जब अकबर का राज्याभिषेक होता है, क्या है? अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक से लेकर के और इसका जो पूरा शासन रहा है इसका विवरण कौन से भाग मिलता है? भाग 2 में। अकबर का राज्याभिषेक, तो अकबर के राज्याभिषेक एवं क्या है? एवं जो शासन है, शासन का जो विवरण है ये कौन से भाग मिलता है आपका? अकबर के राज्याभिषेक एवं उसके शासन का विवरण आप याद रखेंगे कौन से भाग मिलेगा? ये मिलेगा आपका भाग 2 में। क्लियर हो गया। तृतीय भाग में क्या है? जो मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था है, क्या है? मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था, मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था, तो इसकी जो जानकारी हमें कौन से भाग में मिलती है? भाग 3 में। तो इस तरीके से आपके 3 भाग है। मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था तीसरे भाग में, अकबर का राज्याभिषेक पूछे द्वितीय भाग में, अकबर के पूर्वजों का विवरण पूछे कौन सा आपका भाग है? प्रथम भाग। आपको याद रखना है इसी में आप याद रखेंगे जो मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था है, इसी को हम जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग को आपने पढ़ा होगा, एक पुस्तक पढ़ते हैं आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी आपको पूछा जाए कि आईने अकबरी को हम कौन से भाग को जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है? तृतीय भाग। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अकबरनामा आपने पढ़ लिया तो आप याद रखेंगे अकबरनामा के आपके 3 भाग हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और कौन सा? तृतीय भाग। आईने अकबरी कौन से भाग को कहा जाता है? तृतीय भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। आपको बताना है कौन से आपके अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। ऑप्शन आपके दक्षिण,
उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम या केंद्रीय, इनमें से आपको बताना है ये कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अशोक के अभिलेख आप पढ़ते हैं तो जो अशोक के अभिलेख हैं, अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की थी, खोज आप याद रखते हैं कि 1750 में। कब की थी? 1750 में। किसने की थी? पादरेटी पैंथर ने। किसने की थी? आपके 1750 में पादरेटी पैंथर के द्वारा इसकी खोज की गई। आपसे पूछा जाएगा पढ़ने में सफलता किसको मिली। अगर आपसे पूछ रहा है पढ़ने में सफलता, तो पढ़ने में सफलता आप याद रखेंगे 1837 में। क्या है? 1837 में किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप। किसको मिली थी बताओ? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में पढ़ने में आपकी सफलता मिली थी। उसके बाद अशोक के बहुत सारे आपके अभिलेख हैं, इनकी कोई आप ऐसे नहीं कि हाँ ये काउंट हो रखे हैं कि इतने आपके अभिलेख हैं। अब आपको इसमें जानना है कि ये आपके पूछा है इसमें कि जो आपके खरोष्टी लिपि है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन लिपि का आपका प्रयोग किया गया। तो इसमें आप याद रखेंगे जो उत्तर पश्चिम वाले हैं, उत्तर पश्चिम में कौन से हैं? जैसे आप पढ़ते हैं शहबाजगढ़ी। कौन सा आपका? शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी ये कहाँ पर आपका? ये आपका पाकिस्तान में। तो ये कौन से आपके लिपि में है? ये आप याद रखेंगे कौन सी लिपि में? ये आपका खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि? आपकी खरोष्टी लिपि। उसके बाद आप याद रखें मानसहेरा। कौन सा आपका? मानसहेरा। मानसहेरा भी कहाँ पर आपका? पाकिस्तान में। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सी लिपि में? ये भी आपका खरोष्टी लिपि में। क्लियर हो गया? तो इतना इसमें आपको याद रखना है। शहबाजगढ़ी, मानसहेरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में और है कहाँ पर? आपके पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को निर्दिष्ट करता है? बताएंगे इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। अब जो अनुच्छेद आपके उनको देख लेते हैं। सभी अनुच्छेद में आपका क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 29 आप पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 क्या है इसमें? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये कौन से में मिलता है? ये आपको मिलेगा आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। भारत देश में क्या है? हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य जितने भी आपके संप्रदाय धर्म है वो सभी आपके अल्पसंख्यक में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 29, इसमें क्या है? जो आपका धर्म है, ठीक है, तो धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म के प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो आपको याद रखना है ये कौन सा आपका? ये है आर्टिकल 27। या जो भी आपका धार्मिक संस्था है उसको क्या है? कर रहित। धार्मिक संस्था क्या है? धार्मिक संस्था को कर रहित का जो प्रावधान है ये कौन से मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 27 में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 28 में क्या है? कोई भी आपका क्या है? जो आपका शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक संस्थान में पूजा या स्थापना करने का अधिकार। तो आपको याद रखना है शैक्षिक संस्थानों में क्या है? शैक्षिक संस्थान में, शैक्षिक संस्थान, तो शैक्षिक संस्थान में धार्मिक पूजा या उपासना करने का अधिकार। शैक्षिक संस्थान में धार्मिक पूजा या उपासना करने का अधिकार, धार्मिक पूजा या उपासना करने का अधिकार, ये आपका किसमें मिलेगा? आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा क्या करना है? अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। ये आपका कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। क्लियर हो गया? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सभी का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये किस आपके देश से संबंध रखते हैं? फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। आप बताएंगे कौन से देश से संबंध रखते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो ज्वेरेव, ज्वे से बन जाए ज्वेरेव, जैसे क्या बन जाएगा आपका? जर्मनी। क्या बन जाएगा आपका? जर्मनी। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, जैसे पढ़े कि राफेल नडाल कौन से देश से? राफेल नडाल, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। राफेल नडाल ये टेनिस के खिलाड़ी राफेल नडाल, ये आप याद रखेंगे कौन से देश से? ये हैं आपके स्पेन देश से। आपसे पूछा जाए जी रोजर फेडरर,
रोजर फेडरर अगर आपसे पूछ रहा है कि रोजर फेडरर ये कौन से देश से संबंधित है, इनका नाम याद रखेंगे, ये कौन से देश से हैं, स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? आपके स्विट्जरलैंड से। आपसे पूछा जाए जी नोवाक जोकोविच, क्या है? नोवाक जोकोविच, ये कौन से देश से संबंधित है? नोवाक जोकोविच, ये याद रखेंगे कौन से देश से? सर्बिया से। नोवाक जोकोविच कौन से देश से? आपके सर्बिया से। राफेल नडाल स्पेन से, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से, और नोवाक जोकोविच कहाँ से? आपके सर्बिया से। इनको भी आपको ध्यान रखना है। और अलेक्जेंडर जेवरे पूछे तो कहाँ से? आपके जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत देश में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक। बताएंगे इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसका आपका सही आंसर है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1935 में। कौन से शहर में हुई थी? 1935 में कोलकाता शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और उसके 2 वर्ष बाद 1937 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। इसलिए पढ़ते हैं आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? वर्तमान मुंबई में। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1949। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। आपसे पूछा जाए आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? इनका नाम भी आप याद रखेंगे। क्या नाम है? ओसबर्न स्मिथ। क्या नाम है बताओ? ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो क्या नाम है? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे कौन? आपके सीडी देशमुख। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? वर्ष आपके सामने 1952, 1954, 1951, 1953। बताएंगे इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, तो भारत का जब संविधान है, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी आपकी? 8। तो 4 अनुसूची हमने बाद में जोड़ी है, क्योंकि अब वर्तमान में जो संविधान है, संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो जो 4 हमने अनुसूची बाद में जोड़ी है उनको आप देख लेंगे कौन कौन सी अनुसूची आपने जोड़ी है। एक तो कौन सी जोड़ी है? 9वीं जोड़ी। एक कौन सी जोड़ी? 10वीं। एक कौन सी जोड़ी? 11वीं। और एक कौन सी जोड़ी? आपकी 12वीं। ये आपकी अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको याद रखना है जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपकी भूमि सुधार। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची किससे? आपका ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आप याद रखेंगे क्या है? इसमें आप याद रखेंगे पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। और 12वीं में क्या है? नगर निकाय। क्या है 12वीं में? नगर निकाय। ये आपकी 12वीं अनुसूची में। क्लियर हो गया? अब आपको याद रखना है, इसी में क्वेश्चन याद रखने हैं, इसी में आप जानेंगे जो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून है, इसके लिए हमने कौन सा संशोधन किया? इसके लिए हमने क्या? प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम हमने कब किया था? 1951 में। आपसे पूछे 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है, दल बदल कानून के लिए हमने कब किया था? तो ये आपका 52वां 1985 में हमने किया। उसके बाद में आपसे पूछा 11वीं अनुसूची में जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया, ये हमने कौन सा है? ये आप याद रखेंगे 73वां 1992। क्या है? 73वां 1992। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, ये हमने कौन सा संशोधन किया? 74वां 1993। क्या है? 74वां 1993। ये भी आपको याद रखना है। और 2 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, जो आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो पंचायत से संबंधित 29 विषय। कितने? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में आपसे पूछा जाए कुल कितने विषय हैं, इसमें आप याद रखें 18 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? आपके 18 विषय शामिल है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची पूछा है, 9वीं अनुसूची, तो आप याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1951। क्या आंसर हो जाएगा? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से आपको बताएं निरुपमा यादव, बिजल वच्छरानी, उसके बाद यतीश यादव, नीना राय। आपको बताना है कौन इसका आपका सही आंसर होगा।
रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? इसका सही आंसर बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका यतीश यादव। कौन है इसके लेखक? यतीश यादव। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित अन्य 3 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है सबसे कम जो आपकी आबादी है या जनसंख्या घनत्व है वो किस आपके केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। बताएंगे सभी। तो इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल दिख रहा है आपको वो कौन सा? आपका अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में इसमें आपको सबसे कम मिलेगा अंडमान निकोबार। चंडीगढ़ आपका छोटा है, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। लक्षद्वीप में उसके मुकाबले आपका ज़्यादा है, पांडिचेरी में भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 वर्ग किलोमीटर में केवल कितने लोग रहते हैं? 46 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं आपके? केवल 46 लोग यहाँ पे आपके निवास करते हैं। कितने रहते हैं आपके? 46 लोग केवल यहाँ पे आपके निवास करते हैं। क्लियर हो गया? कितने आपके? 46 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? आपका दिल्ली में। कहाँ पर आपका? दिल्ली में। दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 11,297। ठीक है, 11,297 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम आप याद रखेंगे, सबसे कम कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में आप याद रखें 2.8 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आपके रहते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 2.8 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। सबसे कम लद्दाख में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर? आपका दिल्ली में। ये ध्यान रखेंगे। जनगणना आपसे पूछा जाता है। जनगणना, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? जनगणना आप याद रखेंगे कौन सी सूची का विषय? केंद्र सूची का विषय जनगणना। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले जनगणना कब कराई गई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में कराई गई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई। और प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछा जाए 1881 में किसके शासनकाल में कराई गई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई। प्रथम नियमित जनगणना आपसे पूछे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कब कराई गई? 1881। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया? आगरा, वाराणसी, भरतपुर, प्रयागराज। बताएंगे सभी। सवाई जयसिंह के संरक्षण में किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया? इसमें जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह के द्वारा आपकी भारत में 5 वेधशाला बनाई। कितनी बनाई? 5 वेधशाला। 5 वेधशाला आप याद रखेंगे। एक कहाँ पर है? एक आपका दिल्ली। फिर आप आगे बढ़ेंगे, एक कहाँ पर है? एक आपका आगरा। एक कहाँ पर? आपका जयपुर। एक आप याद रखेंगे जी, एक कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। उसके बाद आप याद रखेंगे एक कहाँ पर है? एक आपका उज्जैन। और एक कहाँ पर है? एक आपका हो जाएगा वाराणसी। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कितनी वेधशालाएं? ये आपकी 5 वेधशालाएं। 5 वेधशालाओं का जो आपका निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया? ये आपका कराया गया किस किसके द्वारा? ये कराएगा आपका सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। तो सवाई जयसिंह के संरक्षण में तो आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा एक संशोधन करेंगे। इसमें एक संशोधन करेंगे, आगरा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मथुरा। क्या है? मथुरा। तो इसमें आपको याद रखना है ये 5 वेधशाला है। 5 वेधशाला कहाँ कहाँ पर है? एक आपका दिल्ली में है, एक मथुरा में, एक कहाँ पर आपका जयपुर में, एक कहाँ पर उज्जैन में, और एक कहाँ पर आपका वाराणसी में। तो आपकी 5 वेधशालाएं निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, आगरा, वाराणसी, भरतपुर, प्रयागराज। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन में क्या है? वाराणसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। क्लियर हो गया? दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, यहाँ पर आपकी 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताएंगे। झारखंड, असम, मेघालय, सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल आप पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल तो पहले ये पूरा बंगाल था, लेकिन आप पढ़ते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और एक पूर्वी बंगाल बन गया, एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल आपका वर्तमान बांग्लादेश के नाम से, और पश्चिम बंगाल भारत में आपका स्थित है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं यहाँ से पूछा है, ये आपके कौन से राज्य से नहीं लगती? आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड, असम, मेघालय, सिक्किम।
तो पश्चिम बंगाल की सीमा भारत में 4 राज्यों से लगती है। एक कौन सा है? झारखंड, एक कौन सा? असम, एक सिक्किम, और एक आप याद रखेंगे एक कौन सा आपका? बिहार। तो कौन सा इसमें नहीं होगा? इसमें नहीं होगा आपका मेघालय। तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका मेघालय से आपकी कोई सीमा इसकी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीर में से कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत से स्रावित होता है? आपको बताना है छोटी आंत से कौन सा निकलता है, बताएंगे इसमें। लाइपेज, सुक्रेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनमें से आप बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सुक्रेज। क्या होगा आपका? सुक्रेज। जो छोटी आंत है, छोटी आंत में से जो निकलने वाले आपके पाचक एंजाइम है, तो आप पढ़ते हैं ESML। ESML के नाम से आप पढ़ते हैं। ई से क्या बन जाएगा जी? ई से क्या बनेगा आपका? ई से बनेगा इरेप्सिन। क्या बनेगा? ई से बनेगा इरेप्सिन। एस से क्या बनेगा? एस से क्या बनेगा आपका? सुक्रेज बनेगा। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा आपका माल्टेज। और एल से क्या बनेगा? एल से बनेगा आपका लैक्टेज। क्या बनेगा आपका? एल से बनेगा आपका लैक्टेज। तो इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, तो ये आपके 4 पाचक एंजाइम होते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है। तो इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये आपके सब कौन सी आंत में मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं छोटी आंत में। कौन सी आंत में मिलते हैं? छोटी आंत में। तो इसी में से आप देख लेंगे कि आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपका कौन सा स्रावित होता है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सुक्रेज। कौन सा हो जाएगा आपका? सुक्रेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में छंदों की रचना की गई है? आपको बताना ऐसा कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आपकी छंदों की रचना की गई है, बताएंगे सभी। सामवेद, मेघदूत, संगीत रत्नाकर और कामसूत्र। ठीक है, इसमें से आपको बताना है प्राचीन ग्रंथ में छंदों की रचना की गई है। तो छंद आपको मिलेंगे, आप पढ़ते हैं भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? भारतीय संगीत का जनक आपका सामवेद। कौन सा आपका? सामवेद। सारे गा मा पा ये कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया है। आपको याद रखना है सामवेद। तो मेघदूत अगर आपसे पूछा जाता है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत आप याद रखेंगे कालिदास। संगीत रत्नाकर आपसे पूछा है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप याद रखेंगे सारंगदेव। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक याद रखेंगे सारंगदेव। और कामसूत्र आप पढ़ते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कौन है आपका? वात्स्यायन। इनके राइटर भी याद रखेंगे, मेघदूत, कालिदास, संगीत रत्नाकर, सारंगदेव, कामसूत्र, वात्स्यायन। और आपसे पूछा है कि छंद की जो आपकी रचना है, छंदों की रचना, ये कौन से आपके वेद में मिलती है? तो वेद आप याद रखेंगे, कौन सा वेद है? सामवेद। आंसर याद रखेंगे सभी, आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? आपको बताना है। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार है अब्दुल समद, तो आपको बताएंगे ये किसके निमंत्रण पर भारत आए, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। अब्दुल समद बताएंगे, अब्दुल समद किसके निमंत्रण पर भारत आए? ऑप्शन आपके जहांगीर, ऑप्शन है आपका हुमायूं, ऑप्शन है औरंगजेब और ऑप्शन है आपका अकबर। इनमें से आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा हुमायूं चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध हारने के बाद में फिर ईरान का शासक था शह तहमास, उससे सहायता ली और उसके बाद में 2 युद्ध किए, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरिंद का युद्ध, फिर दोबारा से यहाँ पे सत्ता स्थापित की थी। तो आपको याद रखना है ईरान का जो चित्रकार है अब्दुल समद, ये किसके निमंत्रण पर आया था? आंसर याद रखेंगे, किसके निमंत्रण पर आया था? हुमायूं के निमंत्रण पर। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा होगा चित्रकला का स्वर्ण युग क्या है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग, ये आप याद रखेंगे। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। क्लियर हो गया? आपको याद रखना है हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा आप याद रखेंगे। हुमायूं नामा के कौन है? गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के आपके लेखक हैं। उसके बाद जहांगीरनामा, अगर आपसे पूछ रहा है कि जहांगीरनामा, तो जहांगीरनामा एक स्वयं किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है, क्योंकि मुगल वंश में 2 शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक बाबर है और एक कौन है? जहांगीर। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? इसके राइटर हो जाएंगे स्वयं आपका जहांगीर। अकबरनामा भी आपको पढ़ाई थी, अकबरनामा अकबर से संबंधित है और अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक याद रखेंगे कौन है? अबुल फजल। कौन है अकबरनामा के लेखक? अबुल फजल।
आपको याद रखना है। आपसे मकबरे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे जहांगीर का अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, जहांगीर का आप याद रखेंगे कहाँ पर है, लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर। हुमायूं का पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का आप याद रखेंगे दिल्ली। औरंगजेब का कहाँ पर है, औरंगजेब का आप याद रखेंगे खुलदाबाद। कहाँ पर आपका? खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और अकबर का कहाँ पर है, अकबर का स्थित आपका सिकंदरा, आगरा। कहाँ पर आपका? सिकंदरा, आगरा। वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाए थे, तो अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, आपके जहांगीर ने। और सिखों के 9वें गुरु कौन, आपके तेग बहादुर। तेग बहादुर की जो हत्या ये किसने करवाई थी, ये करवाई थी आपके औरंगजेब ने। किसने करवाए थे? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग या 8 प्रकार के पद का जो तत्व ज्ञान है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अष्टांगिक मार्ग, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामानुज। अष्टांगिक मार्ग आपको बताना है। तो अष्टांगिक मार्ग में वही है जैसे आप पढ़ते हैं कि जैन धर्म में पढ़े होंगे आपने, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऐसे आपके 8 मार्ग बताए गए, जैसे सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विकल्प। इस तरीके से टोटल आपके 8 मार्ग बताए गए जिनसे मुक्ति मिल सकती है। तो आपको बताना है ये अष्टांगिक मार्ग का जो उद्देश्य है ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, ये आप याद रखें, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, आपका गौतम बुद्ध। आप पढ़ते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, आपने पढ़ा होगा। और महावीर स्वामी क्रम के अनुसार कौन से तीर्थंकर थे, आपके 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी अगर आपसे पूछा जाए कौन से वंश से संबंधित है, महावीर स्वामी आप याद रखें ज्ञात्रक वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध पूछा जाए कौन से वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से, आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए भारत के चारों कोनों में क्या है, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, 4 मठों की स्थापना आप याद रखें किसने की थी, शंकराचार्य ने। किसने की थी, शंकराचार्य ने। क्लियर हो गया, शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखें। अष्टांगिक मार्ग पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में किसने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि का आपको बताना लेखक कौन है। सिद्धांत शिरोमणि महावीराचार्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। आपको बताना है सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक का लेखक आपका कौन है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक आपके कौन है, बताएंगे सभी। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक आपके कौन है। इसमें आप सही आंसर याद रखेंगे कौन है, भास्कराचार्य। कौन है, भास्कराचार्य। पढ़ा होगा आपने भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक कौन सी, लीलावती। कौन सी है, गणित से संबंधित है, लीलावती। लीलावती के लेखक भी कौन है, भास्कराचार्य। पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा है गणित सार संग्रह। कौन सी पुस्तक है, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपके महावीराचार्य। आपसे पूछा जाए आर्यभट्टियम, कौन सी पुस्तक है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है, आप याद रखेंगे कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम के कौन है, आपके आर्यभट्ट। और एक और पुस्तक आप पढ़ते हैं सूर्य सिद्धांत। कौन सी पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है, आर्यभट्ट। कौन है, आपके आर्यभट्ट। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को मातृत्व सहायता के प्रावधान करने का निर्देश दिया गया। बताएंगे मातृ सहायता किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41। बताएंगे सभी, बताएंगे कमेंट करके, बताएं सभी कमेंट करके, बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42। आर्टिकल 40 में आपका क्या मिलता है, ग्राम पंचायत। क्या मिलता है, ग्राम पंचायत का जो गठन है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है ये कौन से मिलता है, ये मिलता है आर्टिकल 40 में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा 39 में क्या है, 39 में आपकी सार्वजनिक सहायता। क्या है, आर्टिकल 39 में, 39 में आप याद रखेंगे क्या है, सार्वजनिक सहायता। तो सार्वजनिक सहायता किस में दिया गया है, आर्टिकल 39 में आपका क्या दिया गया, सार्वजनिक सहायता। क्लियर हो गया, सार्वजनिक सहायता।
और जो आपके नागरिक हैं, नागरिकों के लिए क्या है, सार्वजनिक सहायता तो है ही, नागरिकों के लिए पर्याप्त क्या है आपके, नागरिकों के लिए पर्याप्त जो आजीवन है, पर्याप्त आजीवन के लिए जो इसमें आपके उपलब्धता है वो किस में दिया गया आपका, पर्याप्त आजीवन। इसे दोबारा से पढ़ लेंगे जरा थोड़ा सा। आर्टिकल 39 जो आपके नागरिक हैं, ठीक है, तो नागरिकों के जीवन के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, तो नागरिकों के जीवन के लिए, नागरिकों के जीवन के लिए, नागरिकों के जीवन के लिए आजीविका के, आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन, ये किस में दिया गया, आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल याद रखेंगे आर्टिकल 39। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 41 में आप याद रखेंगे, जो इसमें 39 में लिख रहे थे वो इसमें 41 में सार्वजनिक सहायता क्या है, सार्वजनिक सहायता, सभी लोगों के लिए जो सहायता का अधिकार है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया 41 में, ये याद रखना है। 42 पूछ रहा है, मात्र सहायता 42 है, ग्राम पंचायत का गठन पूछे 40 है, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन 39 है, और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किसमें आपका 41। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारत में 8 आधारभूत उद्योगों को सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, बताएंगे ऐसा कौन सा उद्योग है, वस्त्र, एल्यूमिनियम, रिफाइनरी, तांबा, इनमें से आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका रिफाइनरी उत्पाद। क्या है, रिफाइनरी उत्पाद। और आपसे पूछा जाए भारत में पहली तेल रिफाइनरी, तो भारत में पहली तेल रिफाइनरी, तो पहली तेल रिफाइनरी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पहली तेल रिफाइनरी ये भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो भारत में पहली तेल रिफाइनरी आप याद रखेंगे 1901 में, 1901 में कहाँ पे स्थापित की गई थी, डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है, डिगबोई पड़ता आपका असम में, आपको याद रखना है। तो भारत में पहली तेल रिफाइनरी 1901 में डिगबोई असम में स्थापित की गई थी। और इसका जो सही आंसर है 8 आधारभूत उद्योगों के लिए कौन सा आपका, रिफाइनरी उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और आज का जो पेपर एनालिसिस है उसका आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डफला पहाड़ी मुख्य रूप से आपकी मिलती हैं, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें से आपको बताना है किस राज्य में डफला पहाड़ियाँ आपकी मिलती हैं। डफला पहाड़ियाँ, डफला पहाड़ी आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। डफला पहाड़ी कहाँ पर आपको मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे मिलेंगे आपके, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया सभी का जी, अरुणाचल प्रदेश। तो आज का पेपर एनालिसिस था। अगर पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।